हेलो दोस्तों, आ गया हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92 पर। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि तत्वों का वर्गीकरण हम कितने आधार पर कैसे कैसे और इससे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको सभी इस एक वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने चैनल को। और देखते हैं सीधी डायरेक्ट टाइम वेस्ट ना करते हुए तत्वों का वर्गीकरण। तो देखो दोस्तों, तत्वों का वर्गीकरण हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है भौतिक आधार पे, एक होता है रासायनिक के आधार पे। ठीक है, एक होता है भौतिक के आधार पर, एक होता है रासायनिक के आधार पर। भौतिक के आधार पर भी हम इसको कितने भागों में पढ़ते हैं, तो देखो नॉर्मली पहले हम ठोस को, फिर द्रव को और गैस को पढ़ते हैं। इसके साथ साथ हमारी एक अवस्था और होती है जिसको कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और एक अवस्था और होती है, यहाँ पे होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यानी लगभग अब भौतिक आधार पर हमारी कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। लेकिन हमें छोटी क्लास में सिर्फ ठोस द्रव गैस के ही बारे में ही नॉलेज यह बताया जाता है। और दूसरा होता है दोस्तों रासायनिक आधार पर। तो रासायनिक आधार पर होते हैं पहले शुद्ध और दूसरा होता है अशुद्ध। दूसरा होता है अशुद्ध। अशुद्ध को ही हम मिश्रण कह सकते हैं। शुद्ध में भी कौन कौन आ जाते हैं? तो एक तो तत्व निकल के आता है और एक यौगिक निकल के आता है। ठीक है, और अशुद्ध में समांग और विषमांग आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो अशुद्ध तरीके दो प्रकार समांग और असमांग से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो केमिकल यानी रासायनिक है आधार, ये काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम बाद में देखते हैं। लेकिन भौतिक आधार पर आज हम आपको बता देते हैं और आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी इन 5 अवस्थाओं को जानने में। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आपने भी सभी ने पढ़ा होगा घनत्व के आधार पर यानी डेंसिटी। घनत्व क्या होता है? तो देखो घनत्व हर एक वो चीज़ होती है। जैसे हम आपको यहाँ पे एक बॉक्स बना के दे रहे हैं, 2 बॉक्स बना के दे रहा हूँ। इसमें जे यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो बहुत ही पास पास मॉलिक्यूल्स हैं। एक तो जे है, एक थोड़े जे इसमें जे दूर दूर हैं। तो घना कौन है? घना देखो नॉर्मली दिख रहा होगा, जिसके मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा हैं, पास पास होते हैं, उससे क्या कहते हैं? उसका घनत्व तो सबसे ज़्यादा माना जाता है। और इसके घनत्व कैसे हैं? दूर दूर हैं, तो इसका घनत्व हम ज़्यादा नहीं बता सकते। यानी घना कौन है? ये वाला पोर्शन घना है। ठीक है, अब ये ऐसी अवस्था हमें किस में देखने को मिलती है? तो हमेशा ऐसी अवस्था में ठोस वस्तुओं को देखने को मिलती है। जब भी उनके मॉलिक्यूल पास पास होते हैं या कण उनके पास पास होते हैं तो वो क्या हो जाती है? मिलके ठोस रूप ले लेती है। क्या ले लेती है दोस्तों? ठोस रूप। यहाँ से आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है? ठोस का होता है। उसके बाद फिर लिक्विड का होता है और गैस का तो फिर बहुत ही कम होता है। तो यहाँ से ठोस द्रव गैस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी घनत्व के आधार पर अगर पूछ लिया जाएगा तो सबसे ज़्यादा ठोस का, फिर द्रव का, फिर गैस का होता है। दूसरा है आणविक आकर्षण बल। फिर से समझा देता हूँ। अगर पास पास होंगे तो इनमें खींचने की शक्ति एक दूसरे को बहुत ज़्यादा होगी। अणु एक दूसरे से आकर्षण बल ज़्यादा लगाएंगे, कन्फर्म है। और जो दूर दूर वाले अणु होते हैं वो इतना बल कहाँ से लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे, काफ़ी दूर है। तो यानी कि बल इनमें अच्छा नहीं रहता है। इनका आकर्षण बल सबसे अच्छा होता है। ये भी हमें अवस्था किसमें देखने को मिलती? ठोस चीज़ों को देखने को मिलती है। दूसरा होता है द्रव। तो फिर दूसरे नंबर पे द्रव आ जाता है, तीसरे पता ही है फिर गैस हो जाएगी। तो आणविक आकर्षण बल भी आप शायद समझ गए होंगे। तीसरा होता है प्रसार। तीसरा क्या होता है? प्रसार। इसको इंग्लिश में एक्सपेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपेंशन। अब देखो प्रसार, अब प्रसार यानी एक्सपेंशन आप भी समझ सकते हैं कि प्रसार यानी फैलना। प्रसार माने क्या होता है? किसी चीज़ का प्रसार हो गया, बोले फैल गई वो चीज़। तो सबसे ज़्यादा प्रसार किसका होता है? देखो गैस के अणुओं का हो जाता है, उसके बाद द्रव के होता है, और ठोस के अणु का प्रसार तो होता नहीं है। लेकिन हाँ, एक अगर हम कोई शेप है उसको पीट पीट कर उसकी चादर जरूर बना सकते हैं, तो उसमें प्रसार होता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में प्रसार होता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रसार समझ में आ गया होगा। एक होता है विसरण। विसरण होता है, अब प्रसार ऐसे भी समझ सकते हैं। ऐसे एक बार और समझ लेना कि मान लो स्प्रे की कोई एक बॉटल है, उसमें नोजल लगा होता है। जैसे हम स्प्रे को दबा देते तो नोजल एक साइड ही पूरा वो फुहारा सा निकाल देता है, स्प्रे निकाल देता है। तो ये होता है प्रसार। लेकिन विसरण या डिफ्यूजन क्या होता है? तो भाई विसरण ऐसा होता है कि मान लो एक कोई वस्तु रखी है, उससे सभी दिशाओं में निकल रहा हो, एक ऐसी गैस जो सभी दिशाओं में निकल रही है। ऐसे होते हैं, देखो कुछ यूरेनियम तत्व होती है, इससे हमेशा क्या वो निकलता रहता है रेडिएशन। क्या निकलता रहता है? रेडिएशन। तो रेडिएशन किसी एक दिशा में नहीं होता है। रेडिएशन जहाँ पे वो तत्व रखता है उसके आसपास हर जगह रेडिएशन ही रहता है। ठीक, यहाँ से शायद आप ये समझ गए होंगे। तो इसको कहते हैं विसरण या डिफ्यूजन। सबसे ज़्यादा ठोस में होता है
उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद फिर ठोस में होता है। विसरण सबसे ज़्यादा किस में? गैस में ही देखने को मिलता है। ठीक है, गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। ठीक, आगे देखते हैं गतिज ऊर्जा। तो देखो गति कौन करते हैं? अब कोई मॉलिक्यूल हैं तो जो सिंगल अवस्था में रहेंगे थोड़ी दूर दूर होंगे वो जल्दी गति कर जाएंगे, यानी कि गैस हो जाएगा। फिर दूसरी बात, फिर पानी धीरे धीरे बहता है तो उसके बाद द्रव हो जाएगा, और बिल्कुल नहीं बहते हैं ठोस। यानी गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा गैस में, किसमें देखने को मिलती है? गैस में, द्रव में और ठोस में। इसके बाद आता है आंतरिक आणविक स्थान, अंतराणविक स्थान, या फिर ऐसे कह सकते हैं अंतराणविक स्थान। यानी कि सबसे ज़्यादा अणुओं में स्थान किसमें देखने को मिलता है? एक जे बना है और एक जे बना है, तो सबसे ज़्यादा है गैस में देखने को मिल रहा है अणुओं में स्थान, तभी तो वो गैस है। इसके बाद होती है क्या? गैस, फिर होते हैं ठोस के, और फिर होते हैं द्रव के, फिर होते हैं ठोस के। तो यहाँ से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर अंतराणविक स्थान पूछ लिया जाएगा कि सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में देखने को मिलता है। शायद इतनी बात आपकी पूरी कंप्लीट हो गई होगी। अब देखते हैं थोड़ी, जैसे कि एटम के बारे में बात करते हैं। एटम यानी कि परमाणु, एटम यानी कि ये परमाणु, यहाँ पे परमाणु बना दिया है हमने। और पहले कक्षा में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, लेकिन वो तो समझाने के लिए मैंने 4 बता दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब कहते हैं परमाणु के मूल कण कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के मूल कण कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये होते हैं परमाणु या एटम के मूल कण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। अब अगला देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या उपस्थित रहते हैं? तो न्यूक्लियस माने होता है केंद्रक। तो इस केंद्रक में एन और पी उपस्थित रहते हैं। क्या रहते हैं? एन और पी। एन होता है क्या? न्यूट्रॉन, पी पर होता है प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस में क्या, या केंद्रक में क्या उपस्थित रहते हैं? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं उपस्थित, इसलिए इनको न्यूक्लियॉन कहा जाता है। इसलिए इनको क्या? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। यहाँ तक दोस्तों आपको शायद सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आता है यहाँ से कि परमाणु को नापते हैं, किस में नापते हैं? तो परमाणु को नापने का यंत्र होता है एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। अब एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। अब देखो कभी कभी ये मीटर में रहता है, कभी कभी सेंटीमीटर में रहता है। तो अब इसको, अब देखो सेंटीमीटर में रहेगा तो कितना घातें कितनी हो जाएंगी? इसकी 9 घातें हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो उसी हिसाब से बढ़ा और घटा सकते हैं, वो यूनिट के हिसाब से रहता है। लेकिन फिक्स क्या होता है? 10⁻⁻10, जे फिक्स रहता है यहाँ पे। ठीक है, मीटर में रहता है और जे। अगला है क्वेश्चन, यहाँ से ही पूछा गया है, ये तो परमाणु को मापने वाला हो गया, तो ये नापने वाला नाभिक का भी तो होना चाहिए। तो नाभिक को मापते हैं किस में? 1 फर्मी बराबर क्या? 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15। कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। जी यहाँ पे आप यूनिट कभी भूलना मत, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 1 फर्मी का मान कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक, दो आगे देखते हैं अगला एक टॉपिक इसका। अब देखते हैं थोड़ा रदरफोर्ड ने कैसे इसको नाभिक की खोज करी, क्या किया क्या नहीं किया, वो सब एक बार में देख लेते हैं। तो पहले नाम आता है रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन में गामा रेज का प्रयोग किया था। ठीक है, अल्फा प्रकीर्णन में किसके? गामा रे या गामा किरण का प्रयोग किया था। इन्होंने ही बताया था, इनने क्या लिया था? सोने का एक परमाणु लिया था, यानी सोने की कोई पतला सा वो लिया था। अरे जो नहीं होता ऐसा, उसमें बर्क बोलते हैं अपन, जो मिठाइयों में चढ़ी रहती है, कभी उसकी येलो में वो चांदी की वर्क रहती है, कभी गोल्ड वाली वर्क रहती है। तो उन्हीं ने ऐसी पन्नी ली पतली सी। तो उन्होंने क्या किया? इस पन्नी के ऊपर से कुछ ने रेज भेजी। वो रेज क्या हुई? सीधी ही निकल गई, क्योंकि ऊपर वाला भाग खोखला होता है, तो सीधी ही निकल गई। यानी कितनी? 90% रेज कैसी निकल गई थी? सीधी निकल गई थी। ठीक है, यहाँ पे एक ही पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया? ऊपर से ना फिर थोड़ी अंदर से एक किरण डाली। तो ये किरण अपने जाना तो सीधी जाइए था, लेकिन जैसी मुड़ गई है तो 9% किरणें क्या हो गई? थोड़ी तिरछी हो गई। फिर इनने जस्ट एक बीचों बीच किरण भेजी। बीचों बीच जब इन्हें किरण भेजी, वो किरण डायरेक्ट उसी मार्ग में ही वापस लौट के आ गई, जैसी गई और उसी मार्ग में लौट के आ गई। तो 1% किरणें ऐसी थीं जो डायरेक्ट उसी मार्ग में लौट कर आ गई। अब यहाँ से एक चीज़ समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज़ ठोस है बीच का भाग, तो यहाँ से जो जाएंगी वो सीधी निकल जाएंगी। ठीक है, सीधी निकल जाएंगी। फिर इसके थोड़े पास जाएंगे तो यहाँ पर ठोस एरिया में लगेगा, तो हल्की सी ऐसी मुड़ गई यहाँ पे, तो दोनों किरणें ऐसी मुड़ गई। ठीक है, और इनने सीधी बीचों बीच डाली और उसी दिशा में यह लौट के भी आ गई। तो इनने ये बताया था
ठीक है, तो गामा किरण से इनने प्रयोग किया था ये वाला। तब इनने लिखा है बाद में कि परमाणु का बाहरी भाग तो खोखला होता है, परमाणु का बाहरी भाग तो खोखला होता है और आंतरिक भाग ठोस होता है। बहुत सही है, आंतरिक भाग कैसा होता है? ठोस होता है। तो इसी को नाभिक बोला गया है बस। तो यानी कह सकते हैं कि नाभिक के खोजकर्ता कौन हो गए? तो नाभिक के खोजकर्ता हमारे रदरफोर्ड जी हो गए हैं। ठीक है, और नाभिक कैसा होता है? धनात्मक होता है। नाभिक कैसा होता है? धनात्मक होता है, इन्हें ये भी बताया है। और न्यूक्लियस की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने कर डाली। तो यहाँ से आपको एक एक क्वेश्चन शायद समझ में आ गया होगा कि नाभिक का बाहरी भाग खोखला होता है, आंतरिक भाग ठोस होता है, इसी को नाभिक कहते हैं या बोला जाता है। नाभिक धनात्मक होता है, न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने की थी। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं, आप बस मैंने क्या फंडा समझ जाइए, आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाले। ठीक है, अब इनने तो ये क्या किया, इनने क्या क्या खोज? नाभिक की खोज धनात्मक होता है, ये सभी खोज कर डाली, न्यूक्लियस की खोज कर डाली। अब दूसरे व्यक्ति आए, जो पहले व्यक्ति हो गए, ये पहले व्यक्ति हो गए। अब दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो दूसरे व्यक्ति आए गोल्डस्टीन। वहीं से कोई, अब इनने खोज निकाल के जो बैठे थे, इन्हें ये खोज लिया, तो दूसरे व्यक्ति कौन आ गए? गोल्डस्टीन आ गए। गोल्डस्टीन ने कही भैया क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा मैंने तो नाभिक की खोज कर डाली और ये धनात्मक होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, सब बता दिया। तो गोल्डस्टीन ने कहा कि आप मुझे ही बताइए। तो इन्हें गोल्डस्टीन ने जब इसको परमाणु को उठाया और देखा तो इन्हें कि भैया आपने ये तत्व तो निकाला? मैंने कि नहीं नहीं भैया, ये नहीं निकाला। बोले ओहो, तो ये प्रोटॉन है। ये क्या है? बोले प्रोटॉन। तो बोले आज हम भी वैज्ञानिक हो गए। यानी ऐसे ऐसे व्यक्ति आते गए और एक एक करके उसके मॉलिक्यूल्स निकालते गए। तो गोल्डस्टीन ने क्या निकाला? प्रोटॉन निकाला। क्या निकाला? प्रोटॉन खोज निकाला। लेकिन रदरफोर्ड ने कही अच्छा पूरी मेहनत हमने करी और आप क्रेडिट आप ले जाओगे? बोले नहीं, लेकिन इसका नाम हम देंगे। तो नाम भैया किसने दिया? रदरफोर्ड ने। तो यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन फंसते हैं, तो आपको फंसना नहीं है। यानी गोल्डस्टीन ने क्या किया था? प्रोटॉन की खोज की थी, लेकिन नाम रखा था रदरफोर्ड ने। किसने रखा था? रदरफोर्ड ने। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। तीसरे व्यक्ति और आ गए चैडविक। तीसरे व्यक्ति कौन आए? चैडविक आए। चैडविक ने फिर से उसी में से एक मॉलिक्यूल्स निकाल दिया। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कर डाली। कह रहे भैया आप लोगों ने नहीं निकाला? बोले नहीं निकाला। तो बोले हम भी वैज्ञानिक हैं, यानी हमने निकाल दिया न्यूट्रॉन। हमने क्या निकाल दिया? न्यूट्रॉन निकाल दिया। चौथे वैज्ञानिक और आ गए एक जे थॉमसन। जे थॉमसन कह रहे भैया आप लोग क्या कर रहे हो? मैंने कि हमने तो ये चीज़ें निकाल ली हैं। बोले हमें भी दिखाओ। तो जे ने जब इसने क्या किया, वो मॉलिक्यूल को उठाया और देखा कि इसके बाहर कुछ ऐसा घूम रहा था, मतलब बाहर एक कोई तत्व थे। मैंने कहा भैया आपने ये निकाले? बोले नहीं नहीं, ये तो मैंने किसी ने नहीं निकाले। बोले अच्छा इन्हें इलेक्ट्रॉन कह देंगे। क्या? इलेक्ट्रॉन। यानी हम भी वैज्ञानिक बन गए। यानी ऐसे हमारे तत्वों के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पे कैसा माइनस होता है? माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। कोई दिक्कत? कोई चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ से आप इतनी बातें ध्यान रख सकते हैं। अब आगे देखते हैं खोज। यहाँ पे खोज लिखा है, यहाँ पे चार्ज लिखा है, यहाँ पे मास लिखा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मास यानी द्रव्यमान होता है, तो अच्छे से देख लेना, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज करते हैं थॉमसन। कौन है? थॉमसन। कभी कभी थॉमसन, कभी कभी टॉमसन लिख के आता है, तो आप डिस्टर्ब मत होना, एक बस मेथड समझ लेना। जिस पे चार्ज होता है माइनस चार्ज होता है। इसका द्रव्यमान कैसा होता है? 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 28, 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 28 ग्राम होता है। यह सबसे हल्का होता है। और कैसा होता है? सबसे हल्का होता है। यहाँ पे भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन हल्का होता है तभी तो हवा में घूमता रहता है, बाहर चक्कर लगाता रहता है। अगर भारी होता तो अंदर नहीं आ जाता। ऐसे याद कर सकते हो। यानी कैसा होता है? हल्का होता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज करी थी गोल्डस्टीन ने, लेकिन नामकरण दिया था रदरफोर्ड ने। कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका द्रव्यमान या मास देखते हैं 1.6726 गुणे 10 की घात माइनस 24 ग्राम। ठीक है, ग्राम में है सही वैल्यू। अगला है 1.6749 ग्राम। ये कैसा होता है? सबसे भारी होता है। यानी न्यूट्रॉन की खोज तो करी थी चैडविक ने, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा कैसा होता है? भारी होता है। इसका द्रव्यमान कैसा होता है? भारी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने टॉपिक आपको बताया शायद अच्छा लग रहा होगा, और ऐसे ही इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए। और अब आगे देखते हैं अपने अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है, हमने यहाँ पे क्या बना लिया? परमाणु बना लिया। क्या बना लिया? परमाणु बना लिया। और परमाणु बनाने के बाद आपको इसी के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। परमाणु बना लिया, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अंदर उपस्थित रहते हैं। बाहरी कक्षाओं में ये क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि परमाणु का भार
परमाणु यानी पूरे भार बराबर नाभिक का भार, नहीं हुआ समझ में, परमाणु का भार बराबर नाभिक का भार। यहाँ पे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा परमाणु जो रहता है, परमाणु तो हम पूरे को कहते हैं, लेकिन नाभिक रहता है खाली अंदर, और इलेक्ट्रॉन तो होते हैं सबसे हल्के, यानी उनका कोई वो वेट नहीं होता है, ठीक है। तो यानी एटॉमिक भार बराबर होता है नाभिक के भार के बराबर, यानी कि परमाणु को लिख सकते हैं एटॉमिक वेट, और नाभिक के भार में लिख सकते हैं एन प्लस पी, क्यों नाभिक में हमेशा एन और पी ही देखने को मिलेंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन ही देखने को मिलेंगे। यानी एटॉमिक का आता है ए और एन प्लस पी, यानी फॉर्मूला बन जाता है ए इक्वल टू एन प्लस पी। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, परमाणु को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब अगला देखते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक जैसे ये लिखा है यूरेनियम 92 235 लिखा, तो भार कहाँ पे होता है, अपन लोग वजन कहाँ पे उठाकर चलते हैं, सिर पे चलते हैं ना वजन उठाकर, तो भार हमेशा सिर पे रहता है, यानी इसको कह सकते हैं परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या बोल सकते हैं, परमाणु भार द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार द्रव्यमान संख्या बोल सकते हैं, एटॉमिक वेट बोल सकते हैं, इतने नाम से जाना जाता है। लेकिन इसे हम खाली क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर, नीचे वाला एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर देखो हमेशा किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही हमारा प्रोटॉन होगा, जो कन्फर्म है, ध्यान रख लेना। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, हमेशा रहता है। इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है एटॉमिक, इसको लिख देते हैं जेड बराबर, क्या लिख देते हैं, जेड बराबर, तो जेड बराबर पी बराबर के ई, किसका है ये फॉर्मूला, परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर का होता है, ठीक है। तो जेड बराबर पी बराबर के ई, यानी परमाणु क्रमांक जितना रहेगा उतना ही हमारे प्रोटॉन रहेंगे, उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका। अब इसको निकालने के लिए मैंने कुछ एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल लिया है आर्गन का। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 18, और परमाणु भार कितना होता है 40। अब इस 40 में पता ही है आपको क्या क्या, P प्लस एन उपस्थित रहते हैं, और नीचे हमेशा क्या रहता है, P रहता है। इसलिए अगर हमें हमेशा न्यूट्रॉनों की संख्या जब भी निकालने के लिए होती है तो कैसे करोगे, तो परमाणु भार माइनस क्रमांक ऐसे कर लेना। क्रमांक कहाँ पे रहता है, नीचे, भार कहाँ पे रहता है, ऊपर, तो भार में से क्रमांक घटा देना, हमेशा हमें न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। अरे छोड़ो, अगर ऐसे भी नहीं आता तो एक और सीधा n बराबर ऊपर माइनस नीचे, ऊपर माइनस नीचे, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऊपर माइनस के नीचे, ऊपर जितना मान है लिख दो। मान लो ऊपर मान है इसका 40 और नीचे है 18, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम आराम से निकाल सकते हैं ऊपर माइनस नीचे से, ठीक है। कितना बचेगा 22, ठीक। तो शायद आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और अब आगे देखते हैं अपने इसी का अगला मेथड। अब देखते हैं दोस्तों इसके आगे क्या हो सकता है। अगला इसका हमने एग्जाम्पल लिया था, इसका एग्जाम्पल देखते हैं पहले तो, क्योंकि इसके 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं पहले कैल्शियम का। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, इसका एटॉमिक वेट होता है 40। अब एटॉमिक वेट में अच्छे से पता है हमें क्या क्या एन और पी उपस्थित देखने को मिल जाते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक में हमेशा जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसमें प्रोटॉनों की संख्या देखने को मिल जाती है। तो अगर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी होगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर माइनस से नीचे, ऊपर कितना दिया है 40 और नीचे कितना दिया है 20, तो कितना बचेगा 20, यानी न्यूट्रॉन की संख्या 20 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं इसी टाइप का है। यूरेनियम 235, हमने यूरेनियम ही ले लिया है। तो यूरेनियम में हम देखते हैं पी का वैल्यू, ई का वैल्यू, जेड का वैल्यू, ए का वैल्यू और एन का वैल्यू, यानी न्यूट्रॉनों का वैल्यू। तो कैसे करेंगे, दो पी से होता है क्रमांक, पी को हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। कितने भैया 92 है, हाँ बिल्कुल 92 है। इलेक्ट्रॉन के मान, क्योंकि जितने हमारे परमाणु क्रमांक होते हैं उतने हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भैया ये भी 92 है, बिल्कुल सही है। परमाणु क्रमांक हम जेड से प्रदर्शित करते हैं तो वो भी हमारा क्या 92 होगा। परमाणु भार कितना होगा, यानी भार यानी वजन कितना होता है, ऊपर रखते हैं हमेशा 235 ही होगा, हो जाएगा। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या जब भी निकालेंगे तो ऊपर माइनस नीचे हमें करना ही पड़ेगा, यानी कि ऊपर का संख्या और नीचे की संख्या को घटाना ही पड़ेगा, जब भी हमारे क्या निकलती है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो 235 माइनस 92 जब हम करेंगे तो हमारी न्यूट्रॉन की संख्या 143 निकल के आ जाएगी। शायद आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसके 2-3 एग्जाम्पल और हैं, तो इसको आप भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। काफ़ी दिए हैं बुक्स में, तो आप उससे अपने बुक्स से रिवीजन भी एक बार कर सकते हैं।
अब अगला देखते हैं, अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक को देखते हैं क्या है, आइसोटोप्स। क्या होते हैं आइसोटोप्स? यानी इसे हम कहते हैं समस्थानिक। आइसोटोप्स को क्या कहते हैं? समस्थानिक। यानी जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो, जिसमें क्या हो? प्रोटॉनों की संख्या समान हो। तो कैसे होगी है भैया? इलेक्ट्रॉन एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1H1 क्या लेंगे? 1H1, 1H2, 1H3। जब हम ऐसे ऊपर लिख लेते हैं तो यानी क्रम से देख लेते हैं तो नीचे होते हैं प्रोटॉन। देखो प्रोटॉन की संख्या बराबर है कि नहीं है, यानी इसको कहते हैं प्रोटियम, दूसरे को कहते हैं, दो हैं तो इसमें कहते हैं डाइटेनियम, तीसरे या ट्राइटियम, ऐसे बोल देते हैं इनके। ठीक है, तो इनके क्या हो जाते हैं? सभी के प्रोटोनों की संख्या समान हो जाती है, इसलिए हम कह देते हैं आइसोटोप्स या समस्थानिक बोल देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला देखते हैं एग्जाम्पल, यूरेनियम 92-235 और यूरेनियम 92-238। इसमें अच्छी क्वालिटी वाला यूरेनियम कौन सा है? ये वाला 238 वाला है, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है, इसलिए ये अच्छा होता है। लेकिन कह नहीं सकते कभी दोनों ही फार्मूले गलत हैं, क्योंकि फार्मूले गलत नहीं है, ये होता ही ऐसा है, एक अच्छे क्वालिटी का होता है, एक बेकार क्वालिटी का होता है। कहने का सेंस समझो बस यहाँ पे, खाली अपन को तो क्या परमाणु प्रोटोनों की संख्या से मतलब होना चाहिए, तो नीचे के दोनों प्रोटोनों की संख्या सेम है कि नहीं है? दोनों की 92-92, इसलिए क्या हो जाएगा? समस्थानिक यह भी कहलाएगा। अगला होता है संभारक। अगला क्या होता है? संभारक होता है। संभारक में क्या होता है? इसको कहते हैं इंग्लिश में आइसोबार। क्या कहते हैं? आइसोबार। इसको कहते हैं परमाणु भार समान होता है, इनका क्या होता है? परमाणु भार समान होता है। कैसे होता है? एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिया है 18 आर्गन 40, ठीक है, 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40, 20 कैल्शियम 40। तो देखो दोस्तों यहाँ से दोनों के हमें 40-40 मिल रहे, यानी कि क्या लिखा था? फिर से लिखते हैं एक बार क्या लिखते हैं? फिर से लिखते हैं। तो 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40। यहाँ से देखो ऊपर के परमाणु भार समान है, यानी इसीलिए तो आइसोबार कहा गया है। समभारिक, क्या कहा? समभारिक यानी समान भार, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि परमाणु का भार समान होता है। यहाँ पे इसके दोनों एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगला है आइसोटोन। आइसोटोन को कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। इसमें क्या हो जाता है? नाम से ही समझ में आ रहा है कि न्यूट्रॉन समान होते होंगे। कैसे होते होंगे? न्यूट्रॉन समान होते होंगे। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। माना एक कोई एग्जाम्पल लिया, C कार्बन 14, अगला है 6C कार्बन 12। क्या इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है? नहीं है, क्योंकि 14 में से जब 6 मारे जाएंगे, यानी ऊपर माइनस जब नीचे करेंगे तो कितने बचेंगे? यहाँ पे तो कितने बचेंगे? 8 बच जाएंगे। लेकिन 12 में से जब यहाँ इसमें 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे, तो यानी कहाँ आ रहा है? न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पे C6-14 लिया है, अगला लिया है 8O-18 लिया है। अब इसमें से 6 को हटाओगे तब भी 8 बचने वाला है, इसमें ऑक्सीजन में से 16 में से 8 घटाओगे जब भी हमारा 8 बचने वाला है। जब दोनों ही 8 बच जाएंगे तो हमारे क्या कह सकते हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती ही है। ठीक है, अगला देखते हैं आइसोटोनिक। क्या है? आइसोटोनिक। अगला देखते हैं आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक यानी इसका मतलब होता है गाढ़ापन से होता है। जैसे कि जूस में अनार का जूस, मौसमी का जूस, संतरे का जूस एक जैसे होते हैं, पतले पतले होते हैं, डाइल्यूट होते हैं, इसलिए एक श्रेणी में रखा दिया, इन्हें जूस कह सकते हैं इन्हें। इसलिए यहाँ पे दूसरा भी बनाया है जूस का एक ऑप्शन, जिसमें आम का जूस और केले का जूस, ये जूस तो होते हैं बट थोड़े गाढ़े होते हैं। तो हमने पहले ही लिख दिया है यहाँ पे कि आइसोटोनिक वो होते हैं, इसका मतलब होता है गाढ़ापन से होता है। किसका मतलब होता है? गाढ़ापन से, लेकिन समान गाढ़ापन होना चाहिए, यानी समान गाढ़ापन को ही आइसोटोनिक कहते हैं। बस एक लाइन याद रख लेना। ठीक दोस्तों, शायद यहाँ से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगला देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो अब बात करते हैं तत्व के बारे में। आखिरकार तत्व क्या होते हैं? तत्व के बाद आपने यौगिक को सुना होगा, यौगिक के बाद आपने मिश्रण को सुना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं तत्व को। तत्व यानी कि एलिमेंट क्या होते हैं? या सेम यानी कि सेम एटम के बने होते हैं। किससे? एक प्रकार के एटम के बने होते हैं, सेम एटम के बने होते हैं। वो मैंने अपने हिसाब से लिख लिया है, लेकिन समझा देता हूँ। जैसे कि शक्कर, जैसे कि शक्कर हो गया तुम्हारा, उसी के टाइप कोई दूसरा हो जाएगा, वो हो जाएगा, या लिक्विड। तो ऐसे सेम एटम कहलाते हैं। ठीक है, तो यानी सेम एटम के बने होते हैं।
ठीक है। तो तत्व कैसे कहते हैं, सेम एटम के होते हैं। जैसे कि लोहा, लोहा में खाली लोहा ही लोहा रहेगा, सोना में सोना सोना ही रहेगा, चांदी में चांदी चांदी ही रहेगी, क्लोरीन में क्लोरीन क्लोरीन ही रहेगी। तो सेम एटम के कहलाते हैं। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे। अब देखते हैं यौगिक को या कंपाउंड को। तो यौगिक या कंपाउंड क्या होता है, देखो इनका फिक्स रेशियो होता है। ये नहीं है कि एक चीज़ है 1 किलो की, दूसरी है 20 किलो, तो ये अनुपात कहाँ हुआ, ये सेम अनुपात नहीं हुआ। अनुपात कहने का मतलब होता है, देखो जैसे कि हाइड्रोजन, तो इसमें हाइड्रोजन H2O होता है, यानी ऑक्सीजन के 2 अणु और हाइड्रोजन का 1 अणु मिलकर क्या बना देता है, पानी को बना देता है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि हाइड्रोजन के 100 अणु में पानी का 1 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर बना देंगे पानी को, तो बना सकते क्या, नहीं बना सकते हैं। इसलिए क्या बोला दिया गया इसमें कि फिक्स रेशियो होता है, किसमें, यौगिक में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पानी बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। जब तक सेम अणु नहीं होंगे, सेम फिक्स रेशियो नहीं होगा, तो हमारा यौगिक कंपाउंड नहीं बन सकता है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं मिश्रण को, कि मिश्रण को हम कैसे याद कर सकते हैं। तो मिश्रण यानी कि मिक्सचर, मिश्रण यानी कि मिक्सचर, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है मिश्रण कहलाता है। जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। जैसे दो सीमेंट, सीमेंट में तो कितनी सारी चीज़ें मिली होती हैं, सिलिका, एल्यूमिनियम, जिप्सम, इसमें दुनियादारी की सारी चीज़ें मिली होती हैं। ठीक है, दूध, वायु, मिट्टी, क्या किसी के फॉर्मूले होते हैं? अगर फॉर्मूला होता या तो वो एलिमेंट कहलाता, या तो वो क्या कहलाता, कंपाउंड कहलाता। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, ना तो वो तत्व होता है, ना वो यौगिक होता है। तो क्या होता है, वो मिश्रण होता है। मिश्रण में सभी प्रकार की चीज़ें मिक्स रहती हैं। ठीक है, तो उसको हम मिश्रण कह सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़े अगले टॉपिक की। देखो यह अपना एक क्या एटम बना हुआ है, और एटम में नाभिक में क्या N और P उपस्थित रहते हैं, कईयों बार बताया है। N और P का मतलब होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। कहाँ से, निम्न से उच्च की ओर गति करते हैं, यानी छोटे अणु से बड़े अणु के साइड जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। इससे क्या होता है, ऊर्जा बढ़ती जाती है। ऊर्जा कैसी होती है, ऊर्जा ग्रहण कैसा होता जाता है, बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया निम्न ऊर्जा स्तर वाला। अब दूसरा और देखते हैं। उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर जाती है, तब क्या होता है, तब ऊर्जा उत्सर्जन घटती जाती है। ऊर्जा उत्सर्जन कैसे हो जाती है, घटती चली जाती है। यहाँ से काफ़ी और क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑप्शन वाइज। ठीक है, अब देखते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट माने होती हैं कक्षाएं। क्या होती है ऑर्बिट माने, कक्षाएं। जैसे पहली कक्षा कौन सी हो जाएगी, के, उसके बाद एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन, यानी के, एल, एम, एन एक कक्षाएं होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं कक्षाएं। यह नियम किसने बताया था, बोरबरी नाम, बोरबरी साहब का यह नियम है। कौन है, बोरबरी साहब का यह नियम है। तो ऑर्बिट यानी कक्षा के बारे में बताया है बोरबरी ने। तो के में कितने कक्षा होते हैं, 2, एल में होते हैं 8, एम में 18, एन में 32। यह नियम बोरबरी ने कक्षा पर दिया। इसका फॉर्मूला हो जाता है 2n²। कैसे हो जाएगा 2n², तो एक बार अच्छे से देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। अगर 2 n की जगह पर अगर 1 रखते हैं तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 2 × 2 बराबर के 2। तो पहला अपना 2 निकल के आ जाएगा। इसी टाइप से अगर हम 2n² में क्या रखते हैं, n के बराबर 2 रखते हैं, क्योंकि पहले 1 रख के देख लिया तो 2 आ गया था। तो 2 × 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो 2 × 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ से हम कह सकते हैं तो दूसरी कक्षा में 8 हो जाते हैं कक्षक। ठीक है, यह नियम किसने दिया था, 2n² का, बोरबरी ने दिया था कक्षा का नियम। अगले देखते हैं हुंड का नियम। हुंड ने उपकक्षा के बारे में बताया। हुंड ने क्या बताया, उपकक्षा के बारे में बताया। क्या बताया, अब इनने बताया उपकक्षाएं कौन कौन सी होती हैं, तो S, P, D और F। यानी S में कितने होते हैं, S में हम 2 इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं, P में हम 6 इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं, D में हम 10 इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं, और F में 14 इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। यह नियम उपकक्षा वाला बताया है हुंड ने। किसने बताया है, हुंड का नियम है। यह नियम कक्षक के लिए है। इलेक्ट्रॉन को एक क्रम से भरते हैं और दूसरा भरने के लिए चक्रण विपरीत हो जाता है।
मतलब कि कैसे, तो ऐसे मान लो 3 बॉक्स बने, यानी 3 हमारे कक्षा बनी है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा भर दिया, एक इसमें भर दिया, एक इसमें भर दिया, तो ये तो हो गया गलत। ठीक है, अगर ये वाला गलत होता है तो फिर इसको भी हम गलती कहेंगे, जैसे कि एक इसमें भर दिया, फिर एक इसमें भर दिया, फिर एक इसमें भर दिया, तो ये नियम भी कैसा हो जाता है, गलत। इनने कहा था अगर हमारे बॉक्स अगर बने हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पहले में भरेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अगर चौथा इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो हम फिर से आगे से आएंगे, तो इसको कहते हैं कक्षा पूरी हो जाना। इसमें क्या होता जाता है, पूरी कक्षा हो जाती है। यही नियम बताया था अपने किसने, कक्षक के बारे में बताया था हुंड ने, तो भूलना नहीं है यहाँ से। ठीक है, ऐसे इसका एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं अपन। एग्जाम्पल क्या है, तो इलेक्ट्रॉन 9 भरना है, कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो इसमें हमने क्या बनाया, एक बॉक्स ऐसा बना लिए इसके। ठीक है, ये बना लिए। ये बनाने के बाद अब देखो 9 इलेक्ट्रॉन भरना है, कितने भरना है, 9। एक बार अच्छे से बना लेते हैं। जब हम 9 इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो देखते हैं कितने, पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे, 2 3 4 5। अब पीछे से नहीं भरना है ना बीच से, फिर से आगे से 6 7 8 9। अब ये एक छूट जाए तो इसको कहते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या हमारी यहाँ तक की कक्षा तो पूरी फेल हो गई ना, तो इस चीज़ को कक्षक का नियम दिया था हुंड ने। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमने 9 भर के देख लिए। अगला नियम निकल के आता है, किसका निकल के आता है, अफबाउ का नियम। किसका नियम, अफबाउ का नियम निकल के आता है। तो अफबाउ ने क्या बताया था, अफबाउ ने भी SPDF का नियम ही दिया था। यह उप कक्षा पर ही लगता है, लेकिन इनने एक फार्मूला बना दिया था। आपने सभी ने इंटर में और 11th में पढ़ा होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। तो यह नियम बताया था किसने, अफबाउ का नियम है। इससे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कार्बन 6 का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, क्या करना है, या हमें 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, कितने का करना है, 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है 2p6। तो देखो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाते हैं ऐसे। तो यह नियम किसने दिया था, अफबाउ ने दिया था। अब देखो इसमें एक एग्जाम्पल हमने इसमें भी लिखा था क्लोरीन 17 का, क्लोरीन 17 के बारे में भी लिखा है यहाँ पे, इसके जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है आप इसको एक बार देख सकते हैं। अगला नियम आता है पाउली का नियम। क्या है पाउली का नियम, या पाउली के नियम को ही कहते हैं क्वांटम संख्याएं। क्या कहते हैं, क्वांटम संख्याएं। तो भूलना नहीं है, दो अलग अलग पदार्थों का क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकता, यह नियम बताया था। पाउली ने क्या बताया था कि दो अलग अलग पदार्थों का क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकता, बस यही बताया था, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं बताया था। तो देखो आपको दोस्तों पता भी चल गया हो यहाँ से कि तत्व यौगिक एलिमेंट क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉनों को फिल किया जाता है या भरा जाता है। इन फॉर्मूलों के माध्यम से, इन वैज्ञानिकों के माध्यम से पता ही चल गया होगा क्या कक्षा होती है, क्या उपकक्षा होती है, सही पता चल गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। थैंक यू, जय हिंद। ठीक।